Hi guys, you all are welcome on my YouTube channel, my online classroom, and today in this video we are going to continue the same chapter of class 9th, Civics chapter 1, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए और साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस भी कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है नोटिफिकेशंस वो मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। तो इसमें हम जानेंगे कि क्या गुड पॉइंट्स हैं डेमोक्रेसी के, क्या इसके फीचर्स हैं, किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी कंट्री को कि क्या उसमें डेमोक्रेसी है या नहीं है। इससे पहले भी आपने काफ़ी ज़्यादा कुछ चैप्टर्स में पढ़ा है कि डेमोक्रेसी के क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्शन जो होता है वो डेमोक्रेसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंटेंट मैंने वहाँ समझा दिया है। तो अगर वो आप थोड़ा समझ लोगे तो चैप्टर का जो एक कह सकते हो कि एक लिंक स्टोरी का पूरा बनता है वो कनेक्ट हो जाएगा आपसे। तो लेकिन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में हम क्या जानने वाले हैं। तो इसमें अगर पैरा 1 की बात की जाए तो देखिए स्टार्ट करते हैं विद अ सिंपल डेफिनेशन जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी समझी थी कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो इसी डेफिनेशन पे जोर देके चलते हैं कि हमने बिल्कुल ये बात तो अच्छे से जान ली है कि डेमोक्रेसी हम उसी को कहते हैं कि कहीं भी किसी भी देश में अगर वहाँ की गवर्नमेंट लोगों द्वारा चुनी हुई है, ठीक है, अगर चुनी हुई सरकार है लोगों की मर्जी के द्वारा, तो उसको हम डेमोक्रेसी जानते हैं, ठीक है। बट इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं क्योंकि ये एक परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। जिस तरह से हमने पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, क्लास का डिस्कशन हो रहा था और काफ़ी सारे बच्चों ने क्वेश्चन भी पूछा था अपनी टीचर से कि मैम ये डेफिनेशन करेक्ट है क्या, ये डेफिनेशन करेक्ट है। तो टीचर ने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि देखिए एक डेफिनेशन पर्टिकुलर डेफिनेशन हम लेके नहीं चल सकते क्योंकि हर टाइम चेंज होता जाता है और टाइम के साथ डेफिनेशन भी चेंज होती जाती हैं। तो अगर इस डेफिनेशन को हम फॉलो करते हैं कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे जो रूलर्स हैं वहाँ के जो वहाँ पे राज करते हैं वो लोगों के द्वारा चुने होते हैं, तो ये डेफिनेशन भी एक करेक्ट डेफिनेशन नहीं होती है क्योंकि इससे क्या अब अगेंस्ट क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तो वो देखते हैं। देखिए हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन। पहली बात देखिए जो हाईलाइटेड वर्ड्स है उस पर ध्यान दीजिएगा कि इस डेफिनेशन में रूलर्स, जो रूलर्स की बात की गई है वो कौन है। विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। और कौन से ऐसे ऑफिशियल्स हैं जिनको चुना जाए गवर्नमेंट में जिसको हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी। इसके बाद देखिए विच डिसीजंस मे बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन अ डेमोक्रेसी। और अगर नॉन ऑफिशियल्स हैं, नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, वो अगर चुने जा रहे हैं तो उनके लिए हम क्या डेफिनेशन दे सकते हैं, उन्होंने किस तरह के डिसीजंस अगर वो लेते हैं डेमोक्रेसी में तो उसके उससे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं। इसके बाद ये देखिए व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स आ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। इसी तरह से किस तरह से जो इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट होते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शन में वो किस टाइप से होते हैं। इसके बाद व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर डेमोक्रेटिक। इसके साथ ही ऐसी क्या कंडीशंस हैं, कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए कि उस वजह से एक इलेक्शन को हम कंसिडर कर सकें डेमोक्रेटिक है वो। इसके बाद हु आर द पीपल, ठीक है, वो कौन से लोग हैं हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स, जो इलेक्ट करते हैं किसी भी रूलर को और या फिर उनके द्वारा वो रूलर चुना जाता है। तो ये ऐसे कौन से लोग हैं। शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस। क्या हर एक सिटीजन को इक्वल बेसिस पे ये अधिकार मिलता है अपने राजा को चुनने का। कैन अ डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन दिस राइट। क्या आपको लगता है कि जो डेमोक्रेसी है वो काफ़ी बार सिटीजन्स के राइट को डिनाई भी करती है, उनके अधिकारों को नहीं देती है। फाइनली व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी। फाइनली हम ये जानेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो किस तरह की, डेमोक्रेसी की बात हो रही है, किस तरह की फॉर्म होती है गवर्नमेंट की। इसके बाद कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वॉट एवर दे वॉन्ट इन अ डेमोक्रेसी। या इसके बाद ये भी जानेंगे कि डेमोक्रेसी में जो राजा चुना जाता है, जो भी इंसान चुना जाता है एज अ रूलर, क्या वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो चाहता है वो काम कर सकता है। और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट। या जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उस पर कुछ फंक्शन, कुछ जो लिमिटेशन लगाती है उसके फंक्शंस पे या नहीं लगाती है। इज इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन। इसके साथ ही क्या ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेसी में रिस्पेक्ट करे सारे सिटीजन्स के राइट्स के। तो इस तरह की चीज़ों के जो ये क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं एक तरह से अराइज हुए बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन। तो इसका अब हम देख रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू आंसर देने वाले हैं, क्या क्या आंसर्स हैं, किस तरह के क्वेश्चंस थे ये। तो सबसे पहले जो केस है वो केस स्टडीज से हम समझते हैं। तो ये पाकिस्तान का केस यहाँ पे आ रहा है। मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। कौन कौन से ऐसे मेजर डिसीजंस लिए गए हैं जो जिनको जो लीडर्स चुन के आए हैं, ठीक है, पब्लिक ने उन्हें चुना है, उसके बाद उन्होंने किस तरह से रूल किया है। तो एग्जाम्पल इन पाकिस्तान, वहाँ पे जनरल परवेज मुशर्रफ
उन्होंने लेड किया था मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999। इससे प्रीवियस चैप्टर में भी आपने मिलिट्री कूप पढ़ा है कि जब मिलिट्री की सहायता से या मिलिट्री पूरे की पूरी जो गवर्नमेंट होती है सडन ओवरथ्रो कर देती है किसी भी गवर्नमेंट को, उसको हम कूप बोलते हैं, सडन थ्रो ऑफ अ गवर्नमेंट, और जब मिलिट्री के द्वारा होता है तो उसको मिलिट्री कूप बोलते हैं। तो ऐसे ही कुछ हुआ था पाकिस्तान में 1999 में अक्टूबर में, जब जनरल परवेज मुशर्रफ की, आप कह सकते हो, इनकी लीडरशिप में एक मिलिट्री कूप हुआ था, जिसके वजह से जो वहाँ की डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया गया था, गिरा दी गई थी वो सरकार, एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, और उसने खुद को, यानी जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री घोषित कर दिया गया था। इसके बाद लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन, उसके बाद उसने अपना जो प्रोफेशन था, डेजिग्नेशन, जिस पोस्ट पे वो काम कर रहा था यानी चीफ एग्जीक्यूटिव, वो पोस्ट उसने चेंज करके अपने आप को क्या घोषित कर दिया, प्रेसिडेंट। कब? इन 2002। और मतलब आप समझ सकते हो कि उसने अपनी पोस्ट एकदम चेंज कर ली, पहले वो जनरल था, फिर चीफ एग्जीक्यूटिव बना, फिर प्रेसिडेंट बना। इसके बाद 2002 में उसने एक रेफरेंडम करवाया, ऑर्गेनाइज किया रेफरेंडम इन द कंट्री डेट ग्रांटेड हिम अ 5 ईयर एक्सटेंशन। देखिए रेफरेंडम क्या होता है, आपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था। पिनोशी ने ये ऑर्गेनाइज करवाया था रेफरेंडम, जिसमें एक तरह का आप कह सकते हो वोटिंग सिस्टम होता है कि लोगों को एक वोट देना होता है फॉर अ पर्टिकुलर प्रपोजल इन यस और नो में। तो इसी तरह से 2002 में भी जनरल आप कह सकते हो परवेज मुशर्रफ ने, वहाँ के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के, उन्होंने ये रेफरेंडम कराया था, जिसमें उनका मानना था कि उनको 5 साल और एक्सटेंशन मिल जाए, यानी वो राष्ट्रपति के रूप में और काम करना चाहते हैं 5 साल। तो इस प्रपोजल, इस रेफरेंडम को पास भी हो गया था। तो पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस एंड डेमोक्रेसी एक्टिविटीज सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन। तो जब ये पूरा रेफरेंडम हो गया और 5 ईयर का उनको एक्सटेंशन मिल गया उनकी कंट्री में कि वो 5 साल और एज अ प्रेसिडेंट काम करेंगे, तो पाकिस्तानी जो मीडिया थी या और साथ ही ह्यूमन राइट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इसके अलावा जो डेमोक्रेसी एक्टिविटीज़ हैं, यानी जो लोकतंत्र के एक्टिविटीज़ हैं, जो जानते हैं कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, उसको और प्रमोट करना चाहिए, उसको मेंटेन करके रखना चाहिए था, तो इन लोगों का एक कहना था कि जो रेफरेंडम हुआ था, ये जो वोटिंग पूरी हुई थी, रेफरेंडम वॉज बेस्ड ऑन, किस तरह का यहाँ पे रेफरेंडम हुआ था, ये जो रेफरेंडम हुआ था ये पूरा का पूरा बेस्ड था माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रॉडनेस हुई थी, ठीक है, रॉन्ग वे से पूरा वोटिंग सिस्टम कनेक्ट कराया था इलेक्शन रेफरेंडम के थ्रू, और जिसकी वजह से ये 5 साल का एक्सटेंशन इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट लिया। इन अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। इसके साथ ही इन्होंने अगस्त के महीने में एक पूरा का पूरा जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर था एक उसको इशू किया, और इसमें देखिए क्या चीज़ें मेंशन की गई वो थोड़ा सा इस प्रपोजल के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं हम। तो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा कि इन्होंने क्या किया, एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो था वो अमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, और अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर क्या इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस हुए। देखिए अमेंडमेंट का मतलब ही होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप कोई किसी तरह के संशोधन करना चाहते हो, किसी तरह के चेंजेस करना चाहते हो, किसी तरह के मीनिंग आप इनहेंस करना चाहते हो, तो इन्होंने इसी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत कुछ पॉइंट्स को ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। और इसके अकॉर्डिंग क्या पॉइंट्स है कि द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज, कि जो प्रेसिडेंट है उसको आप पूरा अधिकार है कि वो डिसमिस कर सकता है नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को, ठीक है, जो नेशनल की असेंबली है और साथ ही जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं उनको ये डिसमिस कर सकता है। इसके बाद द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। सेकंड पॉइंट ये है, ये मांग कर लीजिए। दूसरा काम इन्होंने ये किया कि जो वर्क है सिविलियन कैबिनेट जो भी काम करती है उसको कौन सुपरवाइज करता है, उसको उस पर कौन नजर रखेगा, उस पर नजर रखेगा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और जो किसके द्वारा डोमिनेट हो रहा है, वो डोमिनेट हो रहा है मिलिट्री ऑफिसर्स, यानी मिलिट्री ऑफिसर्स इन सब चीजों की नजर रखेंगे। इसके बाद देखिए आफ्टर पासिंग दिस लॉ, जैसे ही लॉ पास हुआ, इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड स्टेट असेंबलीज, जो इलेक्शंस हुए स्टेट और नेशनल असेंबलीज में। सो पाकिस्तान हैज had elections, elected representatives have some powers। इसके साथ ही जो भी इलेक्शंस वहाँ पे हुए तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे वहाँ के उनके पास कुछ पावर्स थी, बट द फाइनल पावर, उनके पास तो कुछ पावर थी, सिर्फ पावर का मतलब सिर्फ कुछ शक्तियाँ थी, बट फाइनल पावर देखा जाए एक तरह से जो ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति थी वो किसके पास थी, वो थी वहाँ के मिलिट्री ऑफिसर्स के पास और साथ ही जनरल मुशर्रफ के पास, ठीक है। तो क्लियरली, तो इससे हमें क्या समझ में आता है, देखिए क्लियरली देयर आर मेनी रीजंस व्हाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। तो इसका मतलब इन्हीं काफ़ी ज़्यादा ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान अंडर द रूल ऑफ, जब जनरल मुशर्रफ यहाँ पे रूल करा था एज अ प्रेसिडेंट, उसके टाइम के दौरान हम पाकिस्तान को एक ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं मान सकते हैं। बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दिस, ठीक है, बट हम ठीक है थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं इस चीज़ पे, वन ऑफ दिस काउंट कर सकते हैं, बट हम ट्रूली इसको डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते हैं। एज वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान, जैसे हमने ये बात तो समझी
कि लोगों के द्वारा चुना हुआ राजा ही वहां पे राजा बना, यानी जो जनरल परवेज मुशर्रफ था वहां पे, तो प्रेसिडेंट रेफरेंडम के थ्रू वहां लोगों को द्वारा चुन के ये बना था वहां पे, नॉट क्वाइट, बट ये पूरा अच्छे से भी नहीं कह सकते, क्योंकि पीपल में हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, क्योंकि जो लोग थे वहां पे, जो पीपल थे, उन्होंने अपने लीडर्स को चुना था, नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में तो चुना था, बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट रियली द रूलर्स, दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजंस। तो लोगों ने प्रोविंशियल नेशनल असेंबलीज के थ्रू तो अपने लीडर्स को चुना था, बट वो वास्तव में वहां के रूलर्स नहीं थे, उनके पास फाइनल डिसीजंस लेने की कोई पावर नहीं थी, कोई शक्ति नहीं थी, वो अपने आप नहीं ले सकते थे, क्योंकि सारी शक्तियां किसके पास थी, आर्मी ऑफिसर्स और जनरल मुशर्रफ के पास। इसके अलावा एंड नन ऑफ देम आर इलेक्टेड बाय द पीपल, और ये जो जिनके पास शक्तियां थी, आर्मी ऑफिसर्स और जनरल मुशर्रफ, ये तो लोगों के द्वारा चुने हुए थे ही नहीं। इन्होंने तो एक मिलिट्री कूप के द्वारा वो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको हटा के अपनी सरकार बनाई। दिस हैपेंस इन मैनी डिक्टेटरशिप्स एंड मोनार्कीज। तो इस तरह की चीजें हमने कई कई ज्यादा जगहों पे देखी है जहाँ पे डिक्टेटरशिप और मोनार्की सिस्टम पाया जाता है। They formally have an elected parliament and government, but the real power is with those who are not elected. तो उनके पास ठीक है इलेक्टेड पार्लियामेंट होती है, वहाँ गवर्नमेंट भी होती है, बट जो रियल पावर देखेंगे तो वो उनकी नहीं होती, बल्कि जो डिक्टोरियल है, एक मोनार्की है, उनके पास होती है, मोनार्च के पास। इन द लास्ट चैप्टर भी देखिए आपने पढ़ा था कि क्या रोल प्ले किया था यूएसएसआर ने इन कम्युनिस्ट पोलैंड एंड दैट ऑफ यूएस इन कंटेम्प्रेरी इराक में। हियर द रियल पावर वाज विद सम एक्सटर्नल पावर्स एंड नॉट विद लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो हमने ये जाना था कि रियल पावर देखा जाए तो लोगों के पास नहीं थी, बल्कि बाहरी लोगों के पास थी। ठीक है, दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल्स, और इस तरह से हम पीपल्स रूल नहीं मान सकते हैं। दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर, तो इससे हमें एक फर्स्ट फीचर जानने को मिला डेमोक्रेसी का, कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये आप मार्क कर लीजिए कि डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर क्या होता है। फर्स्ट फीचर ये होता है कि डेमोक्रेसी के अंतर्गत जो फाइनल डिसीजन लेने की जो पावर होती है वो किसको मिलती है, जो लोगों के द्वारा चुना हुआ इलेक्टेड मेंबर होता है, इलेक्शन के थ्रू जो लोगों के द्वारा चुन के आता है उसके पास फाइनल डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए, बाकी और लोगों के पास नहीं होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट फीचर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आ रहा है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। ये भी काफी जरूरी है कि जब भी इलेक्शन हो तो जो भी कॉम्पिटिशन हो वो एक तरह का फ्री और फेयर मैनर में होना चाहिए, किसी तरह का भेदभाव वहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की नोटिफिकेशंस और मिलती रहे। सो थैंक यू एवरीवन।